हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे, हम पिछले वीडियो में पढ़े थे कि पाचन क्या होता है, पाचन का परिभाषा पढ़े थे। आज हम यहाँ पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही रोचक वीडियो बनने वाला है, जिससे आप देखकर फिर ये नहीं कहेंगे कि हमें पाचन तंत्र में कोई समस्या है। इतना बड़ा टॉपिक जो है हम बहुत ही सरल ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और उसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो क्या पढ़ेंगे आज हम? पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पाचन तंत्र, देखिए पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम जो है ये हम पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले हम एक एक चीज के बारे में कन्फर्मेशन के साथ आसानी से पढ़ लेते हैं और उसके बाद तब एक बढ़िया सा चित्र हम आपको ड्रा करके बताएंगे। देखिए इसके पार्ट कहाँ, भोजन का पाचन किस भाग में कैसे होता है, इसके बारे में हम डिटेल से पहले पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो भोजन होता है वो जटिल रूप में होता है और उसे क्या होता है, जटिल रूप से सरल रूप में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते थे? पाचन कहते थे। तो सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा? सबसे पहले भोजन जो होता है वो मुख गुहा में रखा जाएगा। मुख गुहा किसे कहते हैं? जैसे हमारे मुख का जो एक खाली स्थान होता है, जैसे मुख हम खोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, मुख में जो हम खोलते हैं तो हमारे मुख के अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है? खाली स्थान उत्पन्न हो जाता है। उसी को मुख गुहा कहा जाता है। नहीं, गुहा मतलब होता है खाली स्थान, मुख मतलब होता है मुंह, यानी मुंह का खाली स्थान अर्थात क्या कहलाता है? मुख गुहा कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम आपको फिगर्स के माध्यम से बताएंगे एक एक पार्ट के बारे में, लेकिन फिगर आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा फिगर पर मत जाइएगा क्योंकि फिगर अभी आपको टेढ़ा मेढ़ा बना करके समझाया जाएगा, क्योंकि हम जो बताना चाह रहे हैं केवल प्रोसेस के बारे में बताना चाह रहे हैं कि हमारे वास्तव में मुख में क्या होता है, उस प्रोसेस के बारे में बताना चाह रहे हैं। उसके बाद फिर आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर जो खाली स्थान पाया जाता है उसे कहते हैं मुख गुहा। क्या कहते हैं? ये है मुख गुहा। देखिए अभी हम क्या जानेंगे, मुख गुहा में पाचन कैसे होता है और कौन कौन से रस निकलते हैं, लार ग्रंथियों में क्या होता है, इस चीज को हर जगह पर स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे। उसके बाद क्या होगा, इस फिगर को जब समझ लेंगे तब फिगर बनाना बहुत आसान रहेगा और आपको अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि फिगर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर पाचन कहाँ पर होता है और किस स्थान पर होता है, ये जरूरी होता है। तो देखिए मुख गुहा होता है, मुख गुहा में क्या होता है? एक लार ग्रंथ पाई जाती है, ग्रंथ पाई जाती है। क्या होता है? मुख गुहा में क्या पाई जाती है? एक ग्रंथ पाई जाती है, इसे कहते हैं लार ग्रंथ। लार ग्रंथ, मुख गुहा में क्या पाया जाता है? लार ग्रंथ पाया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, लार ग्रंथ से क्या होता है? लार निकलता है। क्या निकलता है? लार। लार ग्रंथ से लार निकलता है। अब ये लार जो होता है ये कितने प्रकार का लार निकलता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो लार ग्रंथ से जो होता है 4 प्रकार के लार निकलते हैं। लार में 4 प्रकार के एंजाइम होते हैं। कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं? 4 प्रकार के एंजाइम होते हैं। प्रत्येक के बारे में बढ़िया से अध्ययन करेंगे। तो पहला जो होता है वो लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम, पहला लार क्या होता है? लार में जो पहला एंजाइम पाया जाता है वो क्या होता है? लाइसोजाइम। दूसरा एंजाइम जो होता है टाइलिन होता है। टाइलिन होता है। और तीसरा एंजाइम होता है डाइस्टेज। अभी सबका कार्य भी बताएंगे। चौथा जो होता है वो म्यूलिन होता है। चौथा क्या होता है? म्यूलिन। यानी आपसे पूछा जाए लार ग्रंथ में से लार निकलता है और लार में 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। वो पहला है लाइसोजाइम होता है, दूसरा टाइलिन होता है, तीसरा डाइस्टेज होता है और चौथा म्यूलिन होता है। इनका हम कार्य भी बताएंगे विस्तार से। अब देखिए जो हमारे मुख से लार निकलता है, पर डे कितना लार निकलता है? तो मुख से क्या है, लगभग 1 लीटर से 1.5 लीटर तक लार निकलता है। यानी 1 से 1.5 लीटर तक लार निकल जाता है। 1 लीटर से क्या होता है? 1 लीटर से 1.5 लीटर तक लार निकलता है। ध्यान दीजिएगा, हमारे मुख से लार ग्रंथ से क्या होता है? 1 लीटर से 1.5 लीटर तक लार पर डे निकलता है। अब बात करते हैं कि लाइसोजाइम क्या है। देखिए लाइसोजाइम एंजाइम का कार्य क्या होता है? आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके मुख में लार ज्यादा बनता है। छोटा बच्चा इधर उधर खेला कूदा करता है
और लार ज्यादा बनता है। अब आप सोचते होंगे कि लार का मतलब हो चाहे भोजन केवल सरकाने के लिए उपयोग किया जाता है, नहीं, भोजन को केवल सरकाने के लिए लार का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि लार के अनेकों कार्य हैं। वो भोजन का पाचन करते हैं। नहीं, भोजन का पाचन क्या होता है, मुख गुहा से स्टार्ट होता है। जैसे भोजन को हम अंतर ग्रहण करते हैं तो उसके बाद क्या होते हैं, दांत लगे होते हैं, दांत से तोड़ते हैं, खूब चबाते हैं, कूचते हैं, कुछ महीन करते हैं तो कुछ सरल बन जाता है, कुछ पाचन हो जाता है। लेकिन क्या होता है, उसके बाद लार के भी अनेक कार्य हैं जो मुख गुहा में पाचन करते हैं। तो मुख गुहा में लार का पाचन, लार के द्वारा पाचन कौन करता है? और क्योंकि हमने बताया कि लार में 4 प्रकार के एंजाइम होते हैं, लाइसोजाइम होता है, डाइस्टेट टाइलिन होता है, म्यूलिन होता है। तो यहां पर हमें समझना है कि लाइसोजाइम का कार्य क्या है, डाइस्टेज का कार्य क्या है, टाइलिन का कार्य क्या है, म्यूलिन का कार्य क्या है, इसके बारे में हमें समझना है। तो ध्यान दीजिए, हमने बताया जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो हमेशा अक्सर देखते हैं खेला कूदा करते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं। तो जो बच्चे मिट्टी में ज़्यादा खेलते हैं लगभग आप देखेंगे उनके मुख से लार ज़्यादा बनता रहता है, हमेशा लार निकलता रहता है, भगभेलर की तरह रहता है। और कोनो बच्चे होते हैं जो क्या होते हैं कि कमरे में बैठा का सुला दिए जाते हैं। देखिए बाहर जो है बारिश हो रही है, हो सकता है लग रहा है बारिश का टक्कर कोई वाहन जा रहा है जो काफ़ी आवाज़ कर रहा है, हो सकता है आवाज़ आ जाए क्योंकि आवाज़ काफ़ी मात्रा में है उसका, तो आवाज़ यहाँ भी आ सकता है। खैर वाहन चला गया है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो जमीन पर खेला करते हैं, अब उनके मुख में लार बनता है। अब छोटे छोटे बच्चों के लार की क्या हो सकता है ये हम समझेंगे। तो छोटे छोटे बच्चों के मुख में लार होता है और लार हमेशा चुआ करता है। और बड़े बच्चे जो हो जाते हैं या बड़े वयस्क लोग होते हैं उनके लार कम बनता है। देखिए हमेशा क्या होता है, मतलब होता है लेकिन हमेशा चूता नहीं रहता है बच्चों की तरह, जैसे उनके बच्चों के अंदर क्या होता है लार चूता रहता है। छोटे छोटे बच्चे घूमते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जो स्पेशली होते हैं भाई, उनको एसी कमरा में बढ़िया वीआईपी व्यवस्था के साथ पोंछ पाछ के बैठा दिया जाता है। अब जब उन्हें पोंछ पाछ के बैठा दिया जाता है, देखिए कद्दू की तरह बैठे रहते हैं और उनके मुख में एकदम थोड़ा सा भी लार इधर उधर बहता नहीं। लेकिन देखिए गाँव देहात के बच्चे जो होते हैं उनके मुँह में लार बनता है और भगवेलर की रहता है, बहा करता है, इधर से भी बहा करेगा, इधर कलम पा जाएगा, कलम को कूच कूच के लार लबड़ा देगा। तो हम समझेंगे, देखिए तो लाइसोजाइम भगवान ने लार क्यों बनाया? लार इसलिए बनाया कि जो छोटका बच्चा होता है मिट्टी में कुछ भी पाता है समूह में, जो पाएगा समूह में, जो पाएगा समूह में डालता रहता है। तो उस मिट्टी में या जो पदार्थ मुंह में डालते हैं उसमें बहुत सारे हानिकारक कीटाणु होते हैं। क्या होते हैं? कीटाणु होते हैं। उन कीटाणुओं को मारने के लिए क्या बनाया गया? लाइसोजाइम बनाया गया। ये लाइसोजाइम क्या करता है कि जो भी भोजन हम ग्रहण करेंगे उसमें आए हुए कीटाणुओं को मारेगा। तो लाइसोजाइम क्या करता है? देखिए आपको हमने कितना बढ़िया बात बताया। लाइसोजाइम क्या करता है कि भोजन में यानी कीटाणुनाशक का काम करता है। क्या करता है? कीटाणुनाशक होता है, कीटाणुनाशक। और किस प्रकार से कीटाणुनाशक होता है? यानी भोजन में आए हुए कीटाणुओं को मारने का कार्य कौन करता है? लाइसोजाइम करता है। भोजन में आए हुए कीटाणुओं को मारने का कार्य कौन करेगा? लाइसोजाइम करेगा। अब कभी आप सोचिए कि जब हमारे मुख में लार बनता रहता है तो हमारे मुख से बदबू नहीं आता है। ये तो होता है जैसे हमारे मुख में लार बना करता है, दिन भर हम बतियाया करते हैं, खाना खाया करते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, चबाते रहते हैं। तो जब हम कुछ खाया करते हैं, बतियाया करते हैं तो लार बनते रहते हैं। तो जब लार बनते रहते हैं तो लाइसोजाइम क्या करता है? जो भी हमारे मुख में कीटाणु उत्पन्न होते हैं, कीटाणु वहां से कहीं से अंदर प्रवेश करते हैं, उनको लाइसोजाइम मार के खत्म करता है। अब रात में हमने खाना खाया उसके बाद सो गए, तो रात में जब हम सो गए तो हमारे मुख में लार नहीं बन रहे थे, तो जिसके कारण क्या होते हैं हमारे मुख में जो कीटाणु आए या जो कीटाणु वहां उत्पन्न हुए वो क्या हुए? वो मुख को क्या कर दिए? वहां से देखिए वो वहां तमाम ज्यादा मात्रा में मुख में इकट्ठे हो जाते हैं। अब जब ज्यादा मात्रा में इकट्ठे होते हैं तो जब सुबह उठ करके हम देखते हैं तो बदबू आ रहा है, नहीं मुख से बदबू आया करता है। सोचिए तो हम क्या करते हैं? तो अब सोचिए ये बदबू कहां से आ रहा है? ये वही कीटाणु है जो ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो गए हैं। और क्या होता है जब हम फ्रेश हो जाते हैं फिर ब्रश कर लेते हैं तो दिन भर बतियाया करते हैं और बढ़िया से जो है दिन भर नहीं होते हैं, तो रतिये में कीटाणु का उत्पन्न हो जाते हैं। तो रात में क्या होता है हमारे अंदर मुख के अंदर लार नहीं बनता है, और जब दिन भर हम बतियाया करते हैं, कुछ खाया पिया करते हैं तो लार हमेशा बनते रहते हैं, तो कीटाणु हमेशा नष्ट हुआ करते हैं। तो क्या करता है? अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या है कि जो लाइसोजाइम होता है वो कीटाणु को मारने का कार्य करता है जो भोजन में आता है। अब उसके बाद पढ़ते हैं टाइलिन और डाइस्टेज का कार्य क्या होता है। देखिए टाइलिन और डाइस्टेज का कार्य एक ही है दोनों का। ये क्या करता है? मंड का पाचन करता है। किसका? मंड का पाचन करता है, मंड का पाचन करता है। चलिए हम बताते हैं आपको मंड क्या होता है। ध्यान दीजिएगा,
मंड देखिए एक एक चीजें है बहुत हम डीपली से बताएंगे, शायद इतनी गहराई से कोई आपको बताएगा, इतनी गहराई से शायद आपको कोई बताएगा। तो हम एक एक चीज को यहाँ देखिए चित्र पर न जाइएगा, देखिए हम इसके बारे में जो टॉपिक बताएंगे वो बहुत क्लियरली बताएंगे और बहुत गहराई और बहुत डीप के साथ बताएंगे। आप केवल वीडियो पर बने रहिए और अंत तक जरूर देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा हाँ सर मजा आ गया, वाह सर क्या मजा आ गया, ऐसा आप कहेंगे कि आज तो वीडियो मतलब क्या है बायोलॉजी पढ़ने में मजा आ गया। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप करते हुए, एक एक चीज में हम रस भर करके देंगे। तो यहाँ क्या होता है मंड का पाचन। अब हम समझेंगे मंड का होता है, मंड का पाचन क्या होता है। तो देखिए मंड कोई खास चीज नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। जो हम पदार्थ ग्रहण करते हैं, जैसे मान लेते हैं चना, दाल, मूंगफली या कुछ भी खाते हैं भोजन के रूप में, सब्जी बनाते हैं, तो उसके ऊपर क्या होता है छिलका होता है, ध्यान दीजिए छिलका होता है। या गेहूं आटा हम गेहूं पिसा कर लाते हैं, आटा बनता है, आटे से रोटी बनाते हैं। आटे से रोटी कैसे बनाते हैं, पहले आटे को चाल लेते हैं। तो आटे को जब चालते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, मतलब जो छोटे छोटे भूसी निकलते हैं, जैसे भूसी कहते हैं। देखिए मंड कुछ नहीं है, मंड का केवल लैंग्वेज समस्या है। हम क्या करते हैं, जब गेहूं में से गेहूं को पिसवा कर लाते हैं, आटा बन जाता है, तो उसे चलनी से लेकर चालते हैं। अब जब चलनी से चाल लेते हैं, आखा कहते हैं, सब लोग आखा कहते हैं उसे, तो उसे जब चाल लेते हैं तो क्या होता है कि देखिए वहां पर चोकर निकलता है, उस आटे में से क्या निकलता है, चोकर। तो वो चोकर हो गया। तो इसका क्या मतलब, ये चोकर किसका है, गेहूं का छिलका ही तो है। तो हम लोग क्या करते हैं, देहात में चोकर कहते हैं और लोग उसे शहरी वाले क्या कहते हैं, छिलका कहते हैं। और वही विज्ञान उसे क्या कहता है, उसे मंड कहता है। तो मंड क्या है, सभी भोज्य पदार्थों का जो ऊपरी आवरण है, ऊपरी परत है यानी छिलका है, उसी को मंड कहा जाता है। तो भोजन के छिलके का पाचन कौन करता है, तो भोजन के छिलके का पाचन कौन करता है, मंड मतलब जो है टाइलिन और डायस्टेज कहता है। अब आप समझेंगे कि इसका पाचन कैसे होता है। देखिए अभी हमने बताया कि छिलके को आप मुंह में रख लीजिएगा, तो जब हम सेब खाते हैं तो उसका छिलका कहीं इधर दांत में फंस जाता है, इधर दांत में, तो क्या होता है सही से उसका हम तोड़ाई नहीं कर सकते हैं दांतों के द्वारा, छोटे छोटे टुकड़े में खूजी के रूप में तोड़ देते हैं। तो उसका पाचन के लिए क्या बनाया गया, एंजाइम बनाया गया है। ये एंजाइम से तोड़ करके बहुत बेहतरीन बना देगा। तो यहां से क्या होता है कि टाइलिन और डायस्टेज क्या करता है, मंड का पाचन करता है। टाइलिन डायस्टेज का काम क्या है, मंड का पाचन, चाहे कहा जाए छिलके का पाचन, चाहे कहा जाए क्या, चाहे कहा जाए कि मतलब जो है चोकरे का पाचन, चाहे चोकर कहा जाएगा, चाहे छिलका कहा जाएगा, चाहे मंड कहा जाएगा। मंड, छिलका, चोकर तीनों का मतलब एक ही है। चोकर मतलब हो गया मंड, छिलका मतलब हो गया मंड। तो चोकर जो पदार्थ का भोज्य पदार्थ होते हैं उनके जो ऊपरी परत होती है उसी को हम क्या कहते हैं, चोकर कहते हैं या छिलका कहते हैं। अब आप सोचिए कभी आप देखे हैं कि जो हमारे घर पर भैंस होती है, गाय होती है, जब वो क्या होता है कि घास को खूब खा लेती है, खाने के बाद खूंटे के पास बैठ करके ऐसे 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 जुगाली करती है। कभी आपने सोचा है कि भैंसिया खाने के बाद ऐसा क्या कार्य कर रही है, नहीं सोचे ना। तो आप जान जाएंगे कि वो ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि वो जानते हैं जो ये मनुष्य है ये बहुत हरामखोर प्राणी है। अपना तो सब निक्का निक्का चीज खा लिया, अच्छा अच्छा चीज खा लिया, और हमको क्या दे दिया, हमको चोकर उठा कर दे दिया है। रोटी अपना खा गया, हमको चोकर दे दिया है। तो वो जानता है कि चोकर हमको यानी जो कुछ हमें खाने में मिला है वो क्या है, चोकर है। चोकर क्या है, हम उसे भूसा दे देते हैं खाने के लिए। उसे क्या होता है, जितना साग सब्जी बनाते हैं उसका छिलका दे देते हैं, हौदी में ले जाकर छोड़ देंगे। या मतलब क्या होता है, कन वगैरह खाता है तो कन भी क्या है, चोकर ही है, समझ लीजिए। चावल के ऊपर का परत छील लिया जाता है वो भी चोकर ही तो है। तो हम क्या करते हैं, जानवर जो लोग होते हैं वो बेचारे क्या पाते हैं, वही चोकर खाने को पाते हैं। तो जब चोकर का पाचन कौन करता है, चोकर का पाचन टाइलिन और डायस्टेज करता है, यानी लार में पाया जाता है। अब जब चोकर का पाचन डायस्टेज और टाइलिन करता है तो बेचारे क्या करते हैं, वही ऐसे ऐसे क्या कहते हैं, जुगाली करते हैं। जुगाली करते हैं तो बहुत सारा लार निकलता है, बहुत सारा लार निकलता है। देखिए झाग के रूप में ऐसे किनारे किनारे निकला रहता है। तो उस लार के द्वारा क्या होता है, उस मंड का पाचन हो जाता है, मंड की अच्छी तोड़ाई हो जाती है। तो इसलिए क्या होता है, वो अधिकतर चोकर का ही उपयोग करते हैं, नहीं मंड का ही उपयोग करते हैं। जो जानवर होते हैं वो क्या होते हैं, मंड ही तो ज्यादातर खाते हैं। उनको कौन सेब ला जाकर दे देगा, पूरा समूच खा लीजिए, लीजिए सेब खाइए, अनार खाइए, ऐसा कोई देता है क्या? अरे वो अनार के अंदर का बीज अपना खा लेते हैं, छिलका उसे दे देते हैं। केला अपना खा देते हैं, छिलका उसे देते हैं। मटर अपना खा लेते हैं, छिलका उसे देते हैं। तो बेचारे को क्या मिलता है, लास्ट में से छिलके तो मिल रहा है, यानी चोकर ही तो मिल रहा है, मंड ही तो मिल रहा है। तो इसीलिए क्या होता है, वो जब सत्यार बैठेगा तो उसी मंड का पाचन कर रहा है, खुद जुगाली कर रहा है, नहीं लार निकालता है। तो आप ध्यान समझिएगा,
तो यहां से क्या होता है, टाइलिन डायस्टेज क्या करेगा, मंड का पाचन करेगा। अब बात करते हैं म्यूलिन की। म्यूलिन क्या करता है, देखिए जब ये प्रक्रिया क्या होता है, लाइसोजाइम कीटाणुओं को मार देता है और टाइलिन और डायस्टेज मिलकर के किसा मंड का पाचन करने लगते हैं, तब जो म्यूलिन का कार्य शुरू होता है। म्यूलिन क्या करेगा, भोजन को चिपचिपा करेगा, यानी इसमें खूब लबेड़ेगा, भोजन में क्या म्यूलिन लबेड़ जाएगा, तो लबेड़ करके क्या बना देगा, भोजन को रबदा बना देगा, रबदा बनाकर चिपचिपा बना देगा भोजन को। तो भोजन को एकदम चिपचिपा बनाने का काम कौन करता है, म्यूलिन। तो म्यूलिन का काम क्या है, भोजन को चिपचिपा बनाना, भोजन को चिपचिपा बनाना। भोजन को चिपचिपा बनाना। चलिए देखिए, अब आपको हमने बताया कि मुख में क्या होता है, मुख में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। हमारे मुख में पर डे क्या होता है, 1 लीटर से 1.5 लीटर तक लार निकलता है और लार में से 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। पहला है लाइसोजाइम जो कीटाणुओं को मारने का काम कार्य करेगा, भोजन में आए हुए कीटाणुओं को नष्ट करेगा। दूसरा टाइलिन और डायस्टेज मंड का पाचन करते हैं। तीसरा चौथा है क्या है, म्यूलिन भोजन को चिपचिपा बनाने का कार्य करता है। किसी को कोई समस्या? अब आगे हम समझेंगे कि भोजन यहां से जब मुख गुहा में इतना चीज होगा, उसके बाद क्या होगा, पहुंचेगा ग्रास नली में। कहां पहुंचेगा, ग्रास नली में पहुंचेगा, यानी ग्रास नली। चलिए ग्रास नली में भोजन पहुंचेगा। पहले हम देख लेते हैं वीडियो क्लियर आ रहा है, कोई कट तो नहीं रहा है, इसकी अच्छा तो नहीं है और दिक्कत तो नहीं हो रहा है कोई? हाँ, वीडियो तो पूरा बढ़िया आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए हम समझते हैं, आगे प्रक्रिया जारी रखते हैं। देखिए समझिएगा बात को। तो यहाँ क्या होता है, ये तो तार का झाम बहुत बड़ा होता है। देखिए तो भोजन क्या होता है, कहां पहुंचेगा, मुख गुहा से अब कहां आएगा, यहां पर। इसको हम क्या कहते हैं, एक नली लगी होती है, ये यहां से नली, ये वाली नली, गले से लेकर के यहां अमाशय तक, यहां तक क्या होता है, एक नली के द्वारा भोजन आता है। अब बात समझिए कि इसमें क्या होता है, ग्रास नली होता है। ग्रास नली एक ऐसा नली है जिसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, जिसमें क्या होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है। आपसे पूछेगा कि आहार नाल का वो कौन सा अंग है जिसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, तो वो क्या है, ग्रास नली है। यानी ये ग्रास नली में क्या होता है, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। तो अब बात करते हैं कि ग्रास नली में जब भोजन का पाचन होता नहीं है तो फिर ग्रास नली की आवश्यकता क्या है भाई, जिसमें भोजन का पाचन नहीं हो रहा है तो उसकी आवश्यकता क्या है, क्यों उसे बनाया गया, ग्रास नली लगाने की क्या जरूरत था जब उसमें भोजन का पाचन नहीं हो रहा। तो ध्यान से समझिएगा कि आपको एग्जांपल बताते हैं। आपने देखा होगा कि छत पर क्या होता है, छत से एक पुआरा लगा होता है, नहीं पुनारा जैसे कहते हैं, उसमें से पानी गिरता है नीचे। तो जब बरसात होता है तो बरसात में क्या होता है कि पानी गिरता है और पुनारे से जमीन पर गिरता है। और जब जमीन पर गिरता है पानी कंटिन्यू गिरता रहता है बरसात के दिनों में, तो देखे होंगे पुनारे के नीचे पूरा गड्ढा हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। इतना ही नहीं, आपको एक चीज और बता दे रहे हैं कि जो नल होता है, नल आप लोग देखे होंगे, आपके घर पर यूज किए होंगे, टोटी वाला नल या कहीं भी कुछ भी रहा होगा, चाहे जैसा नल होगा, इतनी ऊंचाई रहती है, मात्र इतनी ऊंचाई रहती है, इतनी ऊंचाई से पानी गिरता है, 1 या 1.5 फुट की ऊंचाई से पानी गिरता है और नीचे लगा होता है, फर्श लगा होता है। अब सोचिए, पानी बहुत ही कोमल पदार्थ होता है। पानी क्या होता है, इतना कोमल पदार्थ होता है, पानी बहुत ही कोमल पदार्थ होता है। लेकिन एक कोमल पदार्थ के गिरने से, बार बार गिरने से क्या होता है, फर्श टूट जाता है और फर्श के टूटने से क्या हो जाता है, वहां गड्ढा भी हो जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, वहां गड्ढा हो जाता है। कहा न गया है कि करत करत अभ्यास तक जन्मत होई सुजान और असरी आवत जात कई सिल पर प्रतरसान। तो कोमल होने से बात नहीं होता है, यहाँ कंटिन्यू अभ्यास करने से मतलब है। तो कंटिन्यू पानी गिरता गिरेगा तो क्या कर देता है, गड्ढा बना देता है। तो ऐसे क्या होगा कि अगर यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है अमाशय। देखिए अमाशय बना दे रहे हैं यहाँ थोड़ा सा। देखिए अमाशय ऐसा होता नहीं है, लेकिन खैर हम आपको समझाने के लिए बना रहे हैं ताकि आप जो अच्छे से समझ जाएं। और खैर अभी वैसे बना दिया जा रहा है, फिर अभी बाद में जब पूरा प्रोसेस आपको हम समझा देंगे तब उसके बाद देखिए इतना तक ये अमाशय होता है। तो अमाशय में क्या होता है, भोजन कहाँ पहुंचेगा, भोजन गर्सनी से कहाँ पहुंचेगा, अमाशय में पहुंचेगा। तब की बात है। तो क्या होगा, भोजन अगर डायरेक्टली यहां से अमाशय में गिराया जाएगा, नली न लगाया जाए, वो ऐसे डायरेक्टली गिरा दिया जाए, तो क्या होगा, भोजन के डायरेक्ट गिरने से क्या होगा, अमाशय क्या हो जाएगा, अमाशय में भी बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा। अमाशय एकदम बढ़कर के एक पार्ट बड़ा हो जाएगा और जब भी भोजन गिरेगा ध्राम ध्राम बोलेगा, हमेशा इतना तेज तेज आवाज आएगा। तो सोचिए
ऐसा कंडीशन से बचने के लिए क्या लगाया गया, एक ग्रास नली, एक नली फिट किया गया। देखिए जिसके छत से क्या होता है, एक नली फिट होती है छत से ऐसे करके, तो क्या होता है, गड्ढा यहाँ नहीं होता, यहाँ गड्ढा ज्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन अगर डायरेक्ट ऐसे करके किसी के छत पर लगा हुआ तो पानी ऐसे गिरता है, आराम से पूरा यहाँ गड्ढा बना देता, होता नहीं होता। तो इससे बचने के लिए क्या किया गया, यहाँ पर भगवान बहुत ही बुद्धिमान था। भगवान के इतना बुद्धिमान कौन है भाई, इस दुनिया में तो कोई हो ही नहीं है, हमें नहीं लग रहा कि कोई और है। तो क्या हुआ कि इस चीज से बचने के लिए क्या कर दिया गया, यहाँ पर एक नली लगा दिया गया। और उस नली में भोजन कैसे आएगा, उस नली में भोजन ऐसे नहीं आएगा, भोजन धीरे धीरे सरक करके आएगा, भोजन सरक करके धीरे धीरे आएगा। तो भोजन ग्रास नली के द्वारा सरक करके आता है, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, कर्माकुंचन कहते हैं। तो पूछेगा क्वेश्चन कि ग्रास नली में भोजन किस क्रिया के द्वारा आमाशय में पहुंचता है, तो भोजन कर्माकुंचन की क्रिया। तो ग्रास नली में कौन सी क्रिया होती है, कर्माकुंचन की क्रिया होती है, कर्माकुंचन की क्रिया होती है, कर्माकुंचन की क्रिया द्वारा, कर्माकुंचन की क्रिया। तो कर्माकुंचन की क्रिया द्वारा भोजन कहां पहुंचता है, आमाशय में पहुंचता है। अब बात करते हैं कि ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, ग्रास नली की लंबाई कोई निश्चित लंबाई नहीं होती, लेकिन इसका जो एक मापक लिया गया है वो क्या है, 15 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर के बीच हो सकता है, 15 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर के बीच में हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए कोई लोग छोटे होते हैं तो उनका शरीर का आकार छोटा, तो ग्रास नली भी छोटा होगा ना, और कोई लोग बड़े होते हैं तो उनका ग्रास नली भी बड़ा होगा। तो ये शरीर के लंबाई पर डिपेंड करता है कि उसकी लंबाई कितनी होगी, लेकिन क्या है, 15 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक मानक माना गया है। तो ध्यान दीजिएगा, अब भोजन क्या होगा, ग्रास नली से कहां पहुंचेगा, ग्रास नली से भोजन पहुंचेगा आमाशय में। ग्रास नली से भोजन कहां पहुंचेगा, आमाशय में पहुंचेगा। कि आमाशय में भोजन कैसे पहुंचेगा, तो हम समझेंगे अब यहां आमाशय। तो ध्यान दीजिए, एक चीज और है, जब भोजन ग्रास नली से आमाशय में पहुंचता है तो भोजन किस रूप में पहुंचता है, क्योंकि उसका रूप अलग हो जाता है। उसको क्या कहते हैं, उस भोजन को क्या कहते हैं, तो उस भोजन को कहते हैं बोलक कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलक। बोलक के रूप में भोजन वहां पहुंचेगा। देखिए ग्रास नली से जब भोजन चिपचिपा हो जाता है मुख गुहा में, तो वहां से क्या होता है, सरका करके धीरे धीरे कहां भेजा जाता है, आमाशय में भेजा जाता है। और जो भोजन आता है आमाशय में उसको हम क्या कहते हैं, बोलक कहते हैं, बोलक के नाम से जानते हैं। अब ध्यान समझिएगा, आमाशय, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है आमाशय। अब बात करते हैं आमाशय क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, आमाशय क्या चीज है। देखिए हमने बताया है कि वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा और आपको हर एक पार्ट के बारे में आसानी से नॉलेज हो जाएगा। तो जब भोजन क्या होता है, इस पार्ट में आमाशय में पहुंचता है। आमाशय क्या होता है, देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि भोजन, देखिए आमाशय ये पार्ट होता है, जैसे आमाशय एक पेट का हिस्सा है। आमाशय क्या है, पेट का हिस्सा है। देखिए पेट जो हमारा होता है ये पूरा पेट नहीं होता, जो हमारे सामने दिख रहा है ये पूरा पेट नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि आमाशय के जस्ट सामने वाला भाग ही पेट कहलाता है। तो पेट के दो हिस्से होते हैं, एक बाहरी हिस्सा होता है, एक आंतरिक हिस्सा होता है। तो जो बाहरी हिस्सा होता है, ध्यान दीजिएगा, जो बाहरी हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं, और जो पेट का आंतरिक हिस्सा होता है उसे कहते हैं। तो पेट का जो आंतरिक हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं आमाशय, और जो पेट के बाहरी हिस्सा होता है उसे कहते हैं उदर। नहीं समझ में आया, देखिए पेट के दो हिस्से, पेट के कितने हिस्से, दो हिस्से, एक आंतरिक हिस्सा होता है यानी एक आंतरिक भाग होता है, और एक क्या होता है, बाहरी भाग। आंतरिक भाग को हम क्या कहते हैं, आमाशय, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ पर आमाशय, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या होता है, ये आंतरिक हिस्सा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आमाशय। और पेट के बाहर वाला हिस्सा होता है उसे कहते हैं उदर। क्या कहते हैं, उदर कहते हैं। क्या कहते हैं, उदर कहते हैं। पेट के बाहरी वाले भाग को क्या कहते हैं, उदर। पेट के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, आमाशय। आपने देखा है, गणेश जी को देखा है आप लोगों ने ना, गणेश जी का क्या होता है, उनको क्या कहा जाता है, गणेश जी का आप पेट देखेंगे तो उनका ऐसे लंबा सा उठा हुआ है, यानी ये जो उदर भाग है उनका ऊपर उठा हुआ है, देखिए एकदम, तो उन्हें कहा जाता है लंबोदर। क्या कहा जाता है, लंबोदर। ये लंबा है जिसका उदर, नहीं लंबोदर किसे कहा जाता है, लंबा है जिसका उदर, अर्थात क्या होता है, गणेश जी। तो गणेश जी को लंबोदर क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि उनका जो पेट है वो क्या है, लंबा सा उदर निकला हुआ है। तो इस प्रकार से क्या होता है, आमाशय का ये मतलब जो आमाशय क्या है, पेट का आंतरिक भाग है। आमाशय क्या है, पेट के आंतरिक भाग को हम क्या कहते हैं, आमाशय कहते हैं। आमाशय के 3 भाग होते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत डीपली हम आपको नॉलेज दे रहे हैं, इतना नॉलेज शायद आप कहीं पाएंगे।
तो आप अगर आपको ध्यान दीजिएगा, आप वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर मज़ा नहीं आएगा तब बताएगा कि मज़ा नहीं आया सर, पैसा हमारा वापस कर दीजिए। मज़ा ना आए तो पैसा वापस, ऐसा होगा। जैसे आप होता नहीं, मज़ा ना आए तो पैसा वापस, तो मज़ा नहीं आएगा तो पैसा 100% वापस होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है कि मज़ा आए ना। तो ध्यान दीजिएगा, अमाशय के कितने भाग होते हैं? ध्यान दीजिएगा, अमाशय के 3 भाग होते हैं। पहले भाग को हम कहते हैं, देखिए अमाशय के पहले भाग को हम क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक। अमाशय के पहले भाग को हम क्या कहते हैं? कार्डियक। और अमाशय के दूसरे भाग को हम कहते हैं फंडिक। क्या कहते हैं? अमाशय के दूसरे भाग का नाम क्या होता है? फंडिक। अभी सबके बारे में डिटेल से बताएंगे। और अमाशय के तीसरे भाग का नाम होता है पाइलोरिक। पाइलोरिक। अमाशय के 3 भाग, अमाशय के कितने भाग? अमाशय के 3 भाग। पहले भाग को कार्डियक कहते हैं, दूसरे भाग को हम फंडिक कहते हैं और तीसरे भाग को हम पाइलोरिक कहते हैं। अमाशय के कितने भाग? 3 भाग। पहले भाग को हम कार्डियक कहते हैं, दूसरे भाग को हम फंडिक कहते हैं और तीसरे भाग को हम पाइलोरिक कहते हैं। अब बात करते हैं कि कार्डियक में क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले भोजन कहाँ पहुंचेगा? कार्डियक में पहुंचेगा, उसके बाद फंडिक में आएगा, उसके बाद तब पाइलोरिक में आएगा। तो सबसे पहले हमें जानना है कि अमाशय में भोजन जब आता है तो अमाशय के किस भाग में आता है? तो सबसे पहले भोजन जो है अमाशय के कार्डियक भाग में आएगा, नहीं सबसे पहले कार्डियक में आता है। तो कार्डियक में से क्या होता है? कार्डियक की दीवार से यहाँ से क्या निकलता है? कार्डियक की यहाँ दीवार होती है, वहां दीवार से क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, HCl निकलता है। क्या निकलता है? HCl। यानी क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, यानी कार्डियक भाग से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। ये क्या कार्य करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो 3 काम करता है। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? 3 काम करता है। उन 3 काम के बारे में हमें जानना है, अच्छे से जानना है, ऐसे नहीं जानना है, बहुत अच्छे और डीपली के साथ जानना है। हमने कहा है कि आपको हम जो भी समझाएंगे, जो भी पढ़ाएंगे, बहुत डीपली के साथ बताएंगे और आप एक एक पल का आनंद लीजिए और खूब मजा आएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ से निकलता है बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? अमाशय के पहले भाग से निकलता है। उस भाग का क्या नाम है? कार्डियक होता है। कार्डियक से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम होता है? अब समझिए, भगवान पता नहीं कौन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया था, लेकिन जहां से भी पढ़ के आया था टॉप 10 रहा होगा। तो यहाँ क्या हुआ? लाइसोजाइम में क्या होता है? लाइसोजाइम कीटाणुनाशक होता है, कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है। तो भोजन में आए हुए कीटाणुओं को मारने का कार्य कौन करता है? लाइसोजाइम। लेकिन कुछ बहुत ही जबर कीटाणु होते हैं जो लाइसोजाइम नहीं मार पाता है, नहीं जिसे कहते हैं बहुत ही ढीठ होता है। तो जो बहुत ही जबर होता है और लाइसोजाइम से नहीं मरता है, उसको कौन मारेगा? वो कार्डियक में आकर के मरेगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहला काम क्या करता है? भोजन में आए हुए कीटाणुओं को मारना, यानी क्या होता है? कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है। कीटाणु को मारने का कार्य करता है। देखिए कीटाणु को मारने का कार्य कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। सारे कार्य बताएंगे, कोई दिक्कत होनी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या कार्य है सब बताएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप केवल वीडियो को देखते रहिए। तो जो लाइसोजाइम से कीटाणु बच जाते हैं वो क्या होते हैं? अगर फंडिक में, कार्डियक में मरेंगे। कहां मरेंगे? कार्डियक में मरेंगे। कौन मारेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड मारेगा। दूसरा कार्य क्या होता है कि भोजन को तोड़ने का कार्य भी करता है। भोजन को तोड़ने का कार्य कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड तोड़ने का कार्य करता है। और तीसरा जो होता है, ध्यान दीजिएगा, जो तीसरा होता है वो क्या कार्य करता है? भोजन को सड़ने से बचाता है। भोजन को सड़ने से बचाता है। और एक कार्य और समझ लीजिए, चौथा कार्य क्या होता है? भोजन को सड़ने से बचाता है। चौथा कार्य जो होता है वो भोजन को अम्लीय बनाता है। भोजन को अम्लीय बनाता है। ये 4 कार्य होते हैं।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है उसके 4 कार्य होते हैं। पहला कार्य क्या होता है, कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है। दूसरा क्या होता है, भोजन को तोड़ने का कार्य करता है। और तीसरा जो होता है भोजन को सड़ने से बचाता है। चौथा जो होता है भोजन को अम्लीय भी बनाता है। क्या बनाता है, यहाँ पर है हमने नहीं लिखा है लिख लीजिए, है में बड़ी समस्या रहती है, हमेशा छूट जाया करता है। आप ध्यान से समझिएगा कि जब किसी बारात में या कहीं शादी विवाह या किसी पार्टी में हम चले जाते हैं और भोजन को स्वादिष्ट देख करके तो ललचा जाते हैं, मुख में पानी आ जाता है, हम क्या करते हैं, ठूस ठूस के भर लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में भोजन कर लेते हैं। और जब ज़्यादा मात्रा में भोजन हम कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर शुरू होता है गड़बड़ी। वो गड़बड़ी क्या शुरू होता है, हम डकार लेते हैं बहुत ढेर और हाउ हाउ करते हैं, ओ ऐसे ऐसे करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों को, अधिकतर आप लोगों ने देखे होगा कि जो मोटे लोग होते हैं दबा करके खा लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, हाउड़ हाउड़ के निकलता है। तो क्या होता है, बोलते हैं क्या होगा, कहीं ना अरे भैया हमको एसिडिटी की समस्या हो गया। कैसी समस्या, एसिडिटी। तो एसिडिटी की समस्या कहाँ उत्पन्न होता है, देखिए एसिडिटी की समस्या यही उत्पन्न होता है, कार्डियक भाग में ही है एसिडिटी की समस्या उत्पन्न होता है। क्या होता है, एसिडिटी की समस्या कैसे उत्पन्न हो जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। एसिडिटी की समस्या कैसे उत्पन्न हो जाता है कि जब क्या होता है, आप भोजन ग्रहण करते हैं और उसमें ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ज्यादा मात्रा में सर्बित हो जाता है। अब जब ज्यादा भोजन करेंगे, आचर कचर खाएंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा ही। क्या होगा, जब आप ज्यादा मात्रा में भोजन ग्रहण करेंगे तो उसी के हिसाब से तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालेगा कार्डियक। तो जब ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकाल देता है और आचर कचर खाए भी रहते हैं, तो क्या होता है कि जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मात्रा यहाँ ज्यादा हो गया, तो जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाएगा, यहाँ एसिड की मात्रा ज्यादा होने से उसी को कहा जाता है कि एसिडिटी कहा जाता है। क्या कहता है, जब अमाशय में या कार्डियक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं। अब ये एसिडिटी होता क्या है, इसकी समस्या का समाधान कैसे होता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हमको एसिडिटी बनाया हुआ है। कहेंगे एसिडिटी बनाया है, उसके बाद क्या होगा, वो एक पुड़िया देगा, एक पुड़िया देगा, कहेगा लो इसको पानी में मिलाकर पी लीजिए। आप क्या करते हैं, उसको मिलाकर पीते हैं, उसके बाद क्या होता है, बढ़िया से टाइट हो गया। तो क्या किया डॉक्टर ने, कुछ किया, कुछ नहीं किया। ध्यान दीजिएगा, वो होता है इनो। क्या होता है, इनो दे देता है। और इनो होता है जो क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। तो यहाँ अम्ल की तो मात्रा ज्यादा हुआ था, तो अम्ल का मात्रा ज्यादा होगा तो उसमें अगर क्षार मिला देंगे तो न्यूट्रल नहीं कर देगा। तो ये क्या कर देता है, जब हम अम्ल के स्थान पर क्षार का प्रयोग कर देते हैं तो वो क्षार जा करके अमाशय के कार्डियक भाग पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को संतुलित कर देता है। क्या कर देता है, संतुलित कर देता है। जैसे संतुलित करता है वैसे आप चंगा हो जाते हैं, कहते हैं वाह क्या बात है, आज मजा आया, खाना खाए, खूब खाए, दबा करके खाए। तो क्या होता है कि यहाँ पर एसिडिटी की समस्या के लिए क्या करना पड़ता है, हमें क्षारीय चीज की कोई पदार्थ अगर उसे हम ग्रहण कर लेते हैं तो एसिडिटी की समस्या समाप्त हो जाएगा। तो एसिडिटी की समस्या कहाँ उत्पन्न होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलने से क्या होता है, एसिडिटी की समस्या उत्पन्न होता है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा मात्रा में सर्बित होने लगेगा तब एसिडिटी की समस्या आएगा। ये जब अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाएगा तब। और इसका समाधान के लिए हम क्या करते हैं, वो प्रचार नहीं आता है टीबिया पर क्या प्रचार आता है, कहता है कि ये इनो लो और 6 सेकंड में अपना काम तुरंत छुटकारा पाओ, एसिडिटी के तुरंत छुटकारा पाओ। ये तो कहता है कि इनो लो और 6 सेकंड बाद एसिडिटी से छुटकारा पाओ, ऐसे कुछ करके टीवी पर प्रचार आता है। टीवी भी तो देखने का मौका नहीं मिलता है हम लोगों को अब। चलिए, तो बात क्या होता है, यहां से क्या होता है, इतना प्रक्रिया समाप्त होने के बाद क्या होता है, अब भोजन पहुंचेगा दूसरे भाग में। क्या होगा, भोजन पहुंचेगा दूसरे भाग में। दूसरे भाग क्या होता है, फंडिंग। तो फंडिंग में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ये भोजन को 3 से 4 घंटे तक रोक कर रखता है। 3 से 4 घंटे तक भोजन को रोक कर रखता है, भोजन को रोकता है। 3 से 4 घंटे तक भोजन को कौन रोकता है, तो 3 से 4 घंटे तक भोजन को फंडिंग रोक करके रखता है। फंडिंग में देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें एक ऐसे ऐसे कांटे की संरचना होती है, नुकीले नुकीले बल्लम की तरह रहते हैं। उन्होंने क्या कहते हैं, रूजी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूजी। क्या कहते हैं, रूजी। अब रूजी का काम क्या होता है, रूजी का काम ये होता है कि जब हमारे पेट में, यानी पेट में मतलब कह रहे हैं अमाशय में
भोजन समाप्त हो जाया करता है, भोजन खत्म हो जाया करता है, तो ये रूजी पहले लेटा रहता है, उसके बाद में जैसे भोजन समाप्त होगा ऐसे खड़ा हो जाएगा। अब खड़ा होकर क्या करेगा, बल्लम लेकर के हमें अमाशय की दीवार को कोचेगा। तो कोचेगा, तो जब ये कोचता है, अमाशय की दीवारों को कोचता है, तो हम कहते हैं ओ माय गॉड पेट में दर्द हो रहा है, चूहा कूद रहा है। अब क्या होता है, कहते नहीं हमको भूख लगा है यार, कुछ सुबह नहीं खाए हैं, हमारे पेट में चूहा कूद रहा है। तो चूहा कौन कूदाता है, वहां चूहा वहा कोई नहीं रहता है, यही एक चूहा रहता है जो खड़ा होकर के अमाशय की दीवारों को बल्लम लेकर कोचता है, ले कोच रहे हैं। तो जब ये कोचता है तब हमें पता चलता है कि आज हमने कुछ खाया नहीं, हमने कुछ खाना चाहिए, अमाशय में भोजन की कमी हो गया है। यानी क्या होता है, अमाशय में भोजन खत्म हो गया है, इसके संकेत कौन देता है, तो अमाशय में भोजन खत्म हो गया है, इसका संकेत रूजी देता है। रूजी हमें बताता है कि भोजन जल्दी भेजो वरना यहाँ भोजन गोदाम खाली हो चुका है। तो ये गोदाम जैसे ही खाली होता है, रूजी तुरंत संकेत देता है। तो रूजी का काम क्या होता है कि जब भोजन अनुपस्थित हो जाता है, भोजन की मात्रा कम हो जाती है, तो ये रूजी खड़ा होकर के हमें क्या करता है, भोजन ग्रहण करने के लिए सूचित करता है। उसके बाद फिर क्या होता है, अब भोजन पहुंचेगा कहां, तीसरे भाग यानी पाइलोरिक में पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा, पाइलोरिक में। तो भोजन जब पाइलोरिक में क्या होता है, यहां समझेंगे पाइलोरिक भाग में क्या होता है। देखिए रूजी क्या करता है, अमाशय की दीवारों को कोचेगा, अमाशय की दीवारों को कोचता है। कब कोचता है, जब भोजन खत्म हो जाता है तब। ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद जब ये पहुंचेगा कहां, भोजन पाइलोरिक में पहुंचेगा। तो पाइलोरिक भाग में क्या होता है, जो तीसरा भाग होता है, पाइलोरिक में क्या होता है, ऐसे ऐसे करके क्या होते हैं, कुछ नाजिल टाइप के लगे होते हैं, जिनसे क्या होता है, कुछ रस सर्वित होता है, रस का स्राव होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इन्हें हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक में क्या होता है, एक ग्लैंड लगी होती है, जिसे कहते हैं जठर ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, जठर ग्रंथ कहते हैं। जठर ग्रंथ कहाँ पाया जाता है, तो जठर ग्रंथ जो होता है, देखिए जठर ग्रंथ कहाँ पाया जाता है, जठर ग्रंथ जो होता है वो पाइलोरिक भाग में पाया जाता है। अमाशय के पाइलोरिक भाग में क्या होता है, जठर ग्रंथ पाया जाता है। तो जठर ग्रंथ से क्या होता है, जठर ग्रंथ से क्या होता है, जठर ग्रंथ से दो प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं, रस निकलते हैं। तो ये पहला एंजाइम्स क्या होता है, एक होता है पेप्सिन होता है, पेप्सिन। एक होता है रैनिन, रैनिन। यानी दो, देखिए पहला भाग कार्डियक, दूसरा भाग फंडिक, तीसरा भाग पाइलोरिक। भोजन यहां पहुंच गया, यहां से होते हुए भोजन यहां पहुंचेगा। अब भोजन यहां पहुंचेगा तो यहां से क्या निकलेगा, यहां एक ग्लैंड पाया जाता है, जठर ग्रंथ पाया जाता है। जठर ग्रंथ से दो प्रकार के रस निकलते हैं, एक पेप्सिन निकलता है, एक रैनिन। पेप्सिन क्या करता है, ध्यान दीजिए, पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन करना। क्या होता है पेप्सिन का कार्य, पेप्सिन का कार्य है प्रोटीन का पाचन करना, प्रोटीन का पाचन करना, पाचन करना। प्रोटीन का पाचन करना कौन होता है, देखिए यहां पर लिख देते हैं, थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता है। प्रोटीन का पाचन करना, प्रोटीन का पाचन कौन करता है, प्रोटीन का पाचन जो होता है कौन करता है, पेप्सिन करता है। प्रोटीन का पाचन कौन करता है, पेप्सिन करता है। उसके बाद रैनिन क्या करता है, रैनिन जो करता है दूध से दही बनाने का कार्य करता है। दूध से दही, दूध से दही बनाने का कार्य कौन करता है, तो रैनिन करता है। ध्यान दीजिएगा, दूध से दही बनाने का कार्य कौन करता है, तो रैनिन करता है। अब ध्यान दीजिएगा, जब कभी क्या होता है, जठर ग्रंथ यानी जठर ग्रंथ जो है काम नहीं करता है, तो उसमें से पेप्सिन और रैनिन भी सही से कार्य नहीं करेगा, या इसमें से पेप्सिन नहीं कार्य कर सकता है, रैनिन नहीं। तो क्या होता है कि पेप्सिन अगर सही से कार्य नहीं कर रहा है तो प्रोटीन का पाचन नहीं होगा। देखिए प्रोटीन का पाचन यहां पर नहीं होगा। तब क्या होगा, तब देखिए जो बूढ़े लोग होते हैं, ओल्ड लोग होते हैं, जब ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, वो चेक करते हैं, तो कहते हैं भैया हमें गैस्ट्रिक समस्या है। तो कहते हैं देखो बाबा, बात ऐसा है कि पेप्सिन सही से कार्य नहीं कर रहा है, तो थोड़ा प्रोटीन युक्त भोजन थोड़ा कम ग्रहण करें। जैसे क्या होता है, प्रोटीन युक्त भोजन अगर आप ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, कम पचेगा, आपके अंदर पाचन नहीं हो रहा है। और यह मतलब क्या होता है, रैनिन नहीं काम कर रहा है, तो कहेंगे दादा जी अब आपकी अवस्था पुरानी हो गया है, दूध को मत पीजिए, दूध के स्थान पर दही का सेवन कर लिया कीजिए। क्या होता है कि दूध से दही बनाने का कार्य कौन करता है, रैनिन। और जब हम पहले से ही दही पिए रहेंगे
तो दही बनाने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, दूध से दही बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए, दूध जो होता है वो जटिल पदार्थ होता है, उसको तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन दही जो होता है, दही को तोड़ना आसान होता है, नहीं उसका पाचन सही रूप से हो जाता है। तो सबसे पहले दूध को दही बनाना पड़ता है, तब पाचन करना होता है। तो यहाँ क्या होगा, दूध से दही बनाएगा। तो अगर आप एक्चुअली दही खा लेंगे तब, तो दही खा लेंगे तो रेनिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो जब वही ओल्ड लोगों में दिक्कत हो जाता है, रेनिन कम काम करता है, तो क्या होता है, दूध को दही से बनाने से अच्छा क्या है कि पहले से ही दही आप पी लीजिए, वरना क्या होगा, दूध से दही बनेगा नहीं तो दूध का पाचन नहीं होगा, पाचन नहीं होगा तो गैस्ट्रिक समस्या उत्पन्न होगा, ये सारी दिक्कतें आएंगी। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ दूध से दही बनाने का कार्य कौन करता है, रेनिन करता है। आप देखें, छोटका बच्चा को मतलब दूध पिला दिया जाता है, और दूध पिलाने के बाद कभी कभी वो क्या उल्टी कर देता है। जब वो उल्टी कर देता है तो आप देखते हैं क्या होता है, उसके मुंह से क्या निकलता है, तो उसके मुंह से दही निकलता है। अब सोचिए, चौंकिए, कैसा ये मशीन है कि दूध डालो दही निकलता है, दूध डालो दही निकलता है। तो ये दूध से दही बन कहाँ जाता है, तो दूध से दही कौन बना देता है, यही बना देता है। बच्चा जैसा दूध पीता है और पीने के बाद ये कहाँ पहुंच जाता है, अमाशय के तीसरे भाग में जैसे दूध पहुंचेगा, वहां पाइलोरिक में पहुंचेगा। तो पाइलोरिक में एक जठर ग्रंथ लगी होती है। अब जठर ग्रंथ में से क्या निकलता है, रेनिन निकलता है। रेनिन का है आ दूध आ, जैसे दूध वहां पहुंचेगा उसे तुरंत क्या बना देगा, वो दही बना देगा। तो जब दही बना देगा, अब मान लो उसे बीच में पलटी हो गया, तो जब पलटी हुआ तब क्या करेगा, अब बच्चा ने तो वो रेनिन ने तो ट्रांसफर कर दिया, दूध को दही बना दिया, उसे क्या पता कि इसे वापस भी जाना है। तो अब बच्चे ने जब पलटी किया तो अब दूध के स्थान पर दही निकल रहा है। तो दूध से दही बनाने का काम कौन करता है, रेनिन करता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। अब जब ये भोजन में यहाँ पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, पहला दूसरा तीसरा भाग हो जाता है, तो भोजन यहाँ पर कौन सा रूप धारण करता है, तो भोजन यहाँ अम्लीय रूप धारण करता है। यानी अमाशय में भोजन कैसा होता है, अम्लीय होता है। अमाशय में भोजन क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। अमाशय में भोजन क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। अब एक क्वेश्चन सवाल आता है कि जब अमाशय में भोजन अम्लीय हो जाता है, नहीं क्या हो जाता है, अम्ल हो जाता है, तो ये जो अमाशय की दीवार हैं, ये अम्ल से क्यों नष्ट नहीं हो जाती हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि अम्ल में एक गुण होता है कि वो किसी चीज को भी नष्ट कर सकता है। जैसे जिस प्रकार से यहाँ मांस वगैरह आते हैं तो उनको नष्ट करने की क्या होता है, उसके अंदर क्षमता होता है। तो फिर ये क्या होता है, अमाशय की दीवारों को नष्ट क्यों नहीं कर पाता है? तो ध्यान दीजिएगा भैया, अमाशय की दीवार पर एक परत लगा होता है, एक परत ऐसे लेयर लगा होता है। पूरे अमाशय की दीवार पर क्या लगा होता है, एक लेयर लगा होता है। और ये लेयर क्या होता है, इसी लेयर को हम क्या कहते हैं, एक परत चढ़ी होती है। अमाशय की दीवारों पर एक परत चढ़ी होती है, इस परत को हम कहते हैं म्यूलिन, म्यूकस कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूकस कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूकस। ये म्यूकस जो होता है म्यूलिन का बना होता है। ये क्या कहलाता है, ये म्यूकस कहलाएगा। और म्यूकस किसका बना होता है, म्यूलिन का बना होता है, म्यूलिन का बना होता है। म्यूकस किसका बना होता है, म्यूलिन का बना होता है। ध्यान समझिएगा, म्यूकस किसका बना होता है, तो ये म्यूलिन का बना होता है। ध्यान दीजिएगा, ये म्यूकस किसका बना होता है, म्यूलिन का बना होता है। म्यूकस किसका बनता है, म्यूलिन। म्यूलिन, अब ये क्या होता है, ये म्यूकस जो होता है वो क्षार होता है। क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये एक क्षार होता है। ये म्यूकस जो होता है ये क्या होता है, क्षार होता है। अब ये जब क्षार होता है तो जो अम्लीय भोजन इस अमाशय की दीवारों के संपर्क में आता है, जैसे मान लेते हैं कोई भोजन यहाँ अमाशय की दीवारों के संपर्क में आया है, तो ये क्या है, क्षार है। तो है क्षार है, यहाँ म्यूकस ही तो है। क्या है, म्यूकस। किसका बना है, ये म्यूलिन का बना है। किसका बना है, म्यूलिन का बना है। देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से लिख दिए, सही है। म्यूकस जो आया क्या है, म्यूलिन का बना होता है। तो कौन भोजन इसके संपर्क में आया, अब वो भोजन अम्लीय है और यहाँ क्षार है, तो अम्ल और क्षार मिलकर के क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। तो यहाँ जो भी भोजन आता है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, म्यूकस जो है वो म्यूलिन रस सर्वित नहीं करता है, कोई स्राव नहीं करता है, वो केवल स्वयं का बना ही होता है। जिसके कारण नहीं तो क्या होगा, अगर यहाँ अम्लीय निकल रहा है, ये क्षार सर्वित करेगा तो पूरा भोजन उदासीन नहीं हो जाएगा, तो अम्लीय कहाँ रह जाएगा, तब तो अम्लीय हो ही नहीं पाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ म्यूकस की जो दीवारें लगी होती हैं वो केवल क्षार की बनी होती हैं। तो जो भोजन इसके संपर्क में आता है वही केवल उदासीन हो जाया करता है, न्यूट्रल हो जाया करता है। बाकी अंदर का जो भोजन होता है वो अम्लीय बना रहता है। तो इस प्रकार से मतलब जो है अमाशय में भोजन का पाचन समाप्त हुआ। एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ तक का प्रक्रिया एक बार फिर से पुनः हम आप लोगों से पूछते हैं इसके अंदर से क्वेश्चन कि क्या होता है। तो सबसे पहले भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो भोजन का पाचन मुख गुहा में होता है। मुख गुहा में क्या होता है, मुख गुहा में एक लार ग्रंथ होती है। पहले भोजन को चबाया जाता है, चबा करके क्या कहा जाता है, पीसा जाता है। उसके बाद क्या होता है, मुख गुहा में एक लार ग्रंथ होती है। लार ग्रंथ से क्या निकलता है, लार ग्रंथ से लार निकलता है। ये लार कितने प्रकार के एंजाइम्स निकालते हैं, तो लार में 4 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। पहला एंजाइम्स क्या होता है, ध्यान दीजिए, पहला एंजाइम्स जो होता है वो
जाइम होता है। लाइसोजाइम क्या करता है? कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है। भोजन में आए हुए कीटाणुओं को मारने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम करता है। उसके बाद मंड का पाचन कौन करता है मुख गुहा में? तो मंड का पाचन मुख गुहा में टाइलिन और डायस्टेज मिलकर के करते हैं। उसके बाद म्यूलिन क्या बनाता है? तो म्यूलिन भोजन को चिपचिपा बनाता है। अब ये भोजन कहाँ पहुंचेगा? भोजन पहुंचेगा ग्रास नली में। ग्रास नली एक ऐसी नली होती है जिसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, तो इसमें भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। इसमें भोजन किस प्रकार से आता है ग्रास नली में? तो भोजन कर्माकुंचन की क्रिया द्वारा अमाशय में पहुंचता है। अब अमाशय में जब भोजन पहुंचता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो जो भोजन अमाशय में पहुंचता है उसे हम बोलक कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलक कहते हैं। ध्यान दीजिए, अमाशय में जो भोजन पहुंचता है उसे क्या कहते हैं? बोलक कहते हैं। अमाशय किसे कहते हैं? तो अमाशय जो है पेट का आंतरिक भाग होता है। अमाशय क्या होता है? पेट का आंतरिक भाग होता है। पेट के आंतरिक भाग को अमाशय कहते हैं और पेट के बाहरी भाग को हम क्या कहते हैं? उदर कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अमाशय यानी पेट के दो भाग होते हैं, एक आंतरिक भाग होता है, एक बाहरी भाग होता है। आंतरिक भाग को हम क्या कहते हैं? अमाशय कहते हैं। बाहरी भाग को हम क्या कहते हैं? उदर कहते हैं। अब अमाशय के कितने भाग होते हैं? अमाशय के 3 भाग होते हैं। पहले भाग को हम क्या कहते हैं? पहले भाग को कार्डियक कहते हैं, दूसरे भाग को हम फंडिक कहते हैं, तीसरे भाग को हम क्या कहते हैं? पाइलोरिक कहते हैं। अमाशय के कार्डियक भाग में भोजन सबसे पहले पहुंचता है, वहां से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? 4 कार्य करते हैं। पहला नंबर क्या है? कीटाणु को मारने का कार्य करता है। दूसरा नंबर भोजन को तोड़ने का कार्य करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है और भोजन को अम्लीय बनाता है। यानी अमाशय में भोजन को अम्लीय कौन बनाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है भोजन को अम्लीय बनाता है। उसके बाद बात करते हैं भोजन कहां पहुंचता है? दूसरे भाग में पहुंचता है अमाशय के। वहां पर क्या होता है? भोजन को 3 से 4 घंटे तक रोक कर रखा जाता है। और रोजी होता है जो भोजन के ना होने पर अमाशय की दीवारों को वो कड़ा होकर के कोसता है। उसके बाद भोजन क्या होता है? कहां पहुंचता है? तीसरे भाग पाइलोरिक में पहुंचता है। पाइलोरिक में क्या होता है? एक जठर ग्रंथ होती है। जठर ग्रंथ से 2 प्रकार के रस निकलते हैं। एक पेप्सिन निकलता है। पेप्सिन क्या करता है कि प्रोटीन का पाचन करता है और रेनिन निकलता है। रेनिन क्या करता है? दूध से दही बनाने का कार्य करता है। म्यूकस की दीवारें अम्लीय भोजन से क्षय ना हो, क्या होता है? अमाशय की दीवारें क्या होती हैं? अमाशय की दीवारें जो होती हैं अम्लीय भोजन से क्षय ना हो, इसलिए अमाशय की दीवारों पर एक परत चढ़ी होती है जो क्या कहलाता है? म्यूकस कहलाता है और वो म्यूलिन की बनी होती है। और ये म्यूलिन क्या होता है? क्षार होता है, जिसके कारण जो भोजन इसके संपर्क में आता है वो उदासीन हो जाया करता है और इस प्रकार अमाशय की दीवार को कोई नुकसान या दिक्कत नहीं होता है। तो देखिए, ये था आपका पाचन तंत्र का पहला भाग। पाचन तंत्र की आगे प्रक्रिया जो है हम अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइए कहां पर आपको कोई समस्या हो रही है, इसके बारे में बताएं। अगर हाँ हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप एक बार एक वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ वाकई में क्या मजा आ गया। तो मजा आया हो तो बताइए, ना मजा आया हो तो भी बताइए। जय हिंद, जय भारत।